बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान के सदर इज़्ज़त माब शौकत मिर्ज़ायेव 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इन्हें रिसीव किया। इन्हें स्टेट लेवल पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशन यानी सफारतकारी के हवाले से, दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से, और इसी मौके की मुनासबत से ये विज़िट भी हो रहा है। बहुत अहम दौरा है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत पोटेंशल है अगर ताल्लुकात में बेहतरी मज़ीद बढ़ती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस मौके पर यह भी कहा कि जब से ताल्लुकात में बेहतरी आई है तो एक साल में जो दो तरफ़ा तिजारत है इसमें 50% इजाफा हुआ है, और 5 गुना जो जॉइंट वेंचर्स हैं बिजनेसेस के, यानी कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तानी बिजनेस का जो इश्तराक है उसमें भी इजाफा हुआ है। अहम मुआहदात पर दस्तखत भी हुए हैं, जिसमें जो बहुत अहम मुआहदा है जो कि गेम चेंजर हो सकता है, जो ट्रेन लाइन है और ट्रेन सर्विस है पाकिस्तान बज़रिया अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान। और जाहिर सी बात है इससे पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान तो मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान भी इससे बहुत सा फ़ायदा उठा सकता है। फिर सियाहत के शोबे में बहुत पोटेंशल है। दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान बहुत से सकाफ़ती रिश्ते जो हैं वो पाए जाते हैं। आज ये भी हमें पता चला कि उज़्बेक और उर्दू ज़बानों में 3000 अल्फाज जो हैं वो मुश्तरक हैं, यानी कि एक जैसे उनके तलफ़्फ़ुज़ है और माने हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू था। फिर इसके साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न में मुआहदा हुआ है कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब है उन पे फिल्म बनाई जाएगी, जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे और उनका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से था। इसके साथ साथ सलामती के उमूर पर जो मुफ़ाहमत की यादाश्त पे दस्तखत हुए, जॉइंट डिक्लेरेशन भी सामने आया। तो इस हवाले से ज़रूर हम दौरे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रूस के साथ बढ़ते ताल्लुकात हैं, इस हवाले से मौक़िफ़ जानेंगे। फिर एक अहम बैनुल-अक़वामी जो तनाज़ा है रूस और यूक्रेन के दरमियान, इस हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में रूस के जो एक्शन हुआ है, हमला हुआ है, इसके खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है। 193 अरकान में से 141 ने इसकी हिमायत की है। 5 रुकन ममालिक ने मुखालफत की है, लेकिन पाकिस्तान समेत 35 ममालिक ने वोट नहीं दिया। इस वॉर की जो मुआशी असरात हैं, और मीडिया के हवाले से भी जानना चाहूँगा जो रिपोर्टिंग की जा रही है, चूँकि हमारे साथ एक बड़े एमिनेंट जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। इसमें जो एक रेसिज्म है, नस्ल परस्ती है, वो भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आई है। उसके नुक्ते को भी ज़रूर आज हम उठाएंगे। 3 शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं अमेरिका में, और आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सरबराह हैं एजाज़ चौधरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बज़रिए स्काइप मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, मारूफ दिफाई और सियासी तज्ज़िया निगार, और हमारे साथ बज़रिया टेलीफोन मौजूद हैं मज़र अब्बास साहब। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे बड़े जाने माने सियासी तज्ज़िया निगार और एनालिस्ट हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। एजाज चौधरी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान लास्ट ईयर जुलाई में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया था, और उस वक्त भी बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई थी। ये उसका एक तरह से फॉलोअप विजिट है। उज़्बेक प्रेसिडेंट साहब ने कहा भी कि चूँकि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थी एंड ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो पाकिस्तान आएँ। आज उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त इशाइया और सकाफ़ती तकरीब का भी एहतमाम किया गया है। क्या कहेंगे सर, दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात आपको किस तरह नज़र आते हैं, और इससे दोनों मुल्क कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग रन? एजाज साहब जी, पहले तो इसकी जो ऑप्टिक्स हैं, सिंबॉलिक रिलेशनशिप है, वो बहुत ही अहम है जी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब से सेंट्रल एशिया की रियासतें, वस्ती एशिया की रियासतें आज़ाद हुई हैं 1992 में, तो पाकिस्तान में एक बहुत ही कुर्बत का एहसास है कि यहाँ पे हमारे पुराने रिश्ते हैं, और इस वजह से ये एक जिसे ना कहते हैं क्लोजनेस की फीलिंग थी। लेकिन वहाँ जो क़यादत थी उज़्बेकिस्तान में पहले, वो जरा ज्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहते थे, इवन अपने हमसायों के साथ भी। लेकिन अभी जो सदर यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं, शौकत मिर्ज़ायेव साहब, ये बहुत ही इनकी दूरदर्श नजर है, और ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान की बंदरगाहों तक अगर इनकी रसाई होती है तो इनके लिए बहुत ही बेहतरी का एहतमाल है। देखिए, ये लैंड लॉक्ड है, बिल्कुल लैंड लॉक्ड, कंप्लीटली लैंड जी पाकिस्तान।
और इसको अगर रूस तक भी पहुंचना है तो इतना बड़ा बीच में मुल्क है कजाकिस्तान जी। तो इस तरफ चीन की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो रास्ते में पहाड़ी सिलसिले हैं किर्गिस्तान के और ताजिकिस्तान के। एक तरफ तुर्कमेनिस्तान है जहां से अलबत्ता खुद वो गैस वगैरह अपनी देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इनके लिए सबसे जो इस वक्त आसान और बेहतर रास्ता वो बहरहाल अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान का है। तो पोटेंशियल बहुत है। जो यहाँ पे पहले सफीर थे वो अब वहां जाके नायब वजीर खारजा बने हुए थे, वो भी पिछले दिनों आए, उन्होंने भी इस मामले में बड़ी मेहनत की है। अच्छा, बहुत सारे शोबों में हो सकती है जो तावन हो सकता है। मुझे सबसे ज्यादा पोटेंशियल टूरिज्म में नजर आता है। ये हालांकि ये कहने को इतनी बड़ी चीज नहीं है, जिस तरह भी आपने कहा कि ज़हीरुद्दीन बाबर पे फिल्म बनाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं उज़्बेकिस्तान गया था 1992 में, यानी उनकी आज़ादी के फौरन बाद, और मैंने इमाम बुखारी का मज़ार देखा जो 2 कमरों का था। मैंने रेगिस्तान स्क्वायर देखा जिसमें जिस तरह हमारा लाहौर का शाही किला उस तरह टूटी फूटी हालत में थे। फिर ये मैं चंद साल पहले दोबारा गया तो मैं देखकर हैरान हो गया कि रेगिस्तान स्क्वायर को उन्होंने ऐसा बना दिया है रेस्टोरेशन में, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल वो ताज़ा बना हो। अच्छा। और इसी तरह इमाम बुखारी का मज़ार भी बदल दिया, अमीर तैमूर का मज़ार भी बहुत ही मतलब शक, मैंने तो उनको उस हालत में देखा है जब वो बिल्कुल बिगड़ी हुई हालत थी। अच्छा। उससे मुझे ये नजर आया कि ये बड़ी जबरदस्त कौम है जिसने अपनी आप को बदल के रख दिया है। इसके साथ अगर पाकिस्तान का ताल्लुक बनता है, तावन बनता है, तारीखी रिश्ता है, सकाफती रिश्ता है, तो ये अच्छा कदम होगा। अफगानिस्तान के रास्ते बहरहाल आना पड़ेगा क्योंकि पूरा अमन अफगानिस्तान हो चुका है, लेकिन जब तक इक्तिसादी तौर पर अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ इंटीग्रेट नहीं हो जाता, लेकिन पोटेंशियल जैसा कहते हैं ना वो बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये एक दुरुस्त फैसला हुआ कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान। जनरल अमजद शोएब साहब, आपसे जानना चाहूंगा, और मैं ये भी बताता चलूं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं, तरजीह बुनियादों पर बाहमी तिजारती बहुत अहम है। रजाक दाऊद साहब थे और वहां से उनके काउंटर पार्ट थे। मैं जनरल शोएब साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम इसको अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जाहिर है अफगानिस्तान का जो में अमन है और पायदार अमन के लिए तमाम रीजनल पावर्स कोशां हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, चाइना, ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल अदा कर रही हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान के ताल्लुकात में उज़्बेकिस्तान के साथ बेहतरी जो आ रही है, और उससे कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया, उससे पहले विंटर ओलंपिक्स के लिए चाइना में गए, तो ये जो हमारी शिफ्ट है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आगे चल के फिर हम यूक्रेन और रशिया के तनाज़े और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में वोटिंग के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसका जरा जवाब दीजिएगा अमजद शोएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफगानिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, हम जितनी भी कनेक्टिविटी की बात करें, सेंट्रल एशिया से ट्रेड की बात करें जी, हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो कनेक्टिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये जो उज़्बेकिस्तान है इस लिहाज से अहम है क्योंकि अफगानिस्तान में उज़्बेकों की बहुत बड़ी एक तादाद है, बहुत बड़ी एक आबादी है, और वो आबादी जो है वो ना सिर्फ अफगान है बल्कि उज़्बेकिस्तान से भी इन्फ्लुएंस लेते हैं, और जब भी कभी कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो भाग के उज़्बेकिस्तान चले जाते हैं, वहां पनाह ले लेते हैं। तो इस लिहाज से उज़्बेकिस्तान अगर चाहे तो एक रोल प्ले कर सकता है कि वहां पे जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें जो उज़्बेक ग्रुप है उसको लाके तालिबान के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह ऐसी हो जाए कि एक लॉन्ग टर्म इनका सोल्यूशन बन जाए और अफगानिस्तान स्टेबल। ये हमारे लिए बड़ा अहम है। और फिर ये भी है कि इन मुल्कों में उज़्बेकिस्तान हुआ या ताजिकिस्तान वगैरह, यहाँ इंडियन इंग्रेस भी है, ये जाते हैं वहां पे इंडिया वगैरह में भी कॉन्फ्रेंस ये सेंट्रल एशियन जो है वो अटेंड करके आए हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि कल कोई इंडिया अगर वहां पे कोई मसला पैदा करना चाहे अफगानिस्तान में तो इन लोगों की इन मुल्कों में जो इसके सफारत खाने हैं उनको इस्तेमाल करें। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है उनके साथ डेवलप करनी, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी को नुक्ता निगाह से। और फिर उससे आगे बाकी चीजें निकलेंगी कि आपकी कनेक्टिविटी बन गई तो ट्रेड भी कर सकेंगे, लैंड रूट से आप अपनी पोर्ट्स भी, उनको पोर्ट फैसिलिटीज भी दे सकेंगे, उससे राहदारी के पैसे आपको आएंगे। तो मैं समझता हूँ हमारा सारा जो फ्यूचरिस्टिक सोच है, जैसे हम कहते थे जियो इकोनॉमिक्स, तो उसकी डायरेक्शन यही है, उसकी सारी डायरेक्शन इसी तरफ है हमारे अक्रॉस अफगानिस्तान। तो लिहाजा जितने भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली जो अफगानिस्तान के साथ सरहद जिनकी मिलती है,
वो हमारे लिए बड़े अहम है और हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। उसके अलावा बाकी ये भी जैसे टूरिज्म का है या आप कह लीजिए कि कोई पावर जनरेशन वगैरह के लिए या वहां से कोई हम पाइपलाइन वगैरह लेके आते हैं, ये चीज भी सेंट्रल एशिया से आएंगी, लेकिन उससे पहले स्टेबिलिटी अफगानिस्तान की चाहिए। वो बहुत क्रिटिकल है। मजहर अब्बास सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मीडिया इंटरेक्शंस, मीडिया का वक्त भी आया है सर, क्या कहेंगे? हमारा ज़्यादातर इंटरेक्शन जो होता है वो वेस्टर्न जर्नलिस्ट के साथ या यूएस जर्नलिस्ट के साथ, ये जो एरिया है, ज़ाहिर बात है ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, आप समझते हैं कि पोटेंशियल पाया जाता है और मीडिया के ज़रिए वहाँ के लोगों से आगाही का मौका मिलेगा, जो हमारी तारीख, जो मुश्तरका एक तरह से विरासत है, उससे एक दूसरे को समझने और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से भी ज़रा हमें पता चलेगा कि ये जो दुनिया है जिसके बारे में वेस्ट ने एक तासुर क्रिएट किया हुआ था कि एक आयरन कर्टन है और वहाँ के लोग शायद इतने उस तरह सिविलाइज नहीं है, उस तरह मॉडर्न नहीं, उस तरह एडवांस नहीं है। तो ये जो मीडिया की आना जाना है या मीडिया की जॉइंट वेंचर्स अगर होते हैं, इससे भी ज़रा एक तरह से आपका विजन और होराइजन खुलता है, कम से कम ऐसे खित्तों के हवाले से जिनके हवाले से एक पर्दा पड़ा हुआ था। मजहर अब्बास साहब। शुक्रिया अनवार। देखिए, हमारे मीडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह की न्यूज गैदरिंग है, हमारे यहाँ जिस तरह की जर्नलिज्म है, वो ही सेड और शी सेड से आगे ही नहीं जाती जी। ये जो जर्नलिज्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ होमवर्क। इसमें डॉक्यूमेंट्रीज, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज का कल्चर ही नहीं है जी। हमारे यहाँ मीडिया में अगर आप जाएं, उज्बेकिस्तान इतनी वसी सिविलाइजेशन है कि वहां जाके अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं और बेहतरीन न्यूज रिपोर्टिंग, हमारे यहाँ आप देखिए कि जो हमारे पाकिस्तान के जितने प्राइवेट टेलीविजन है उनमें रेयरली आपको मिलेंगे कि जहां जिनके फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। आप बताएं, इस वक्त यूक्रेन में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रूस में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंसिडेंटली आप कोई वहां आपका रिपोर्टर है तो आपने उधर से उसके बीपर ले लिया, अदरवाइज पूरा अफगानिस्तान निकल गया, पूरा ईरान निकल गया, पूरा इराक निकल गया। आपने पाकिस्तानी जर्नलिज्म को या पाकिस्तानी हाउसेस को उस तरह की ना रिसोर्सेज वो स्पेंड करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म जो है वो नीड टू बी रीविजिटेड। हमारी यहाँ जो जर्नलिज्म हो रही है वो बिल्कुल प्रिंट मीडिया वाली जर्नलिज्म हो रही है कि बयानात के गिर्द घूमती है और सियासत से बाहर नहीं आते हम। तो अगर ये तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, अगर इंटरेक्शन हो, आप चाइना ले लें, चाइना के साथ आपकी बहुत मीडिया एक्सचेंज हो सकता है, रूस के साथ हो सकता है, उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हो सकता है। हमें अपने आप को या हमारे मीडिया हाउसेज जो हैं उनको अपने पूरी उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म को चेंज करने की जरूरत है। जब तक आप वो नहीं चेंज करेंगे, हमारे यहाँ सिवाय बयानात के अब कोई नहीं जाएगा जाके उज्बेकिस्तान में जाके इन चीजों पे जिनकी निशानदेही की गई है उन पे जाके डॉक्यूमेंट्रीज करें। आपने देखा कि इजिप्शियन की इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, वहां आपने आज तक देखा, टर्की में देखा आपने जाके। तो जब तक हम अपने आप को वो नहीं चलेंगे, एक्सचेंज ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो ठीक है, एक होता है, लेकिन मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहूंगा कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब ये पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी आप बात कह रहे हैं, देखिए आपकी जो भी इंटरनेशनल सिनेरियो इस वक्त बिल्ड हो रहा है जी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे लिंक्ड है। जब तक ग्लोबल तरीके से आप नए दोस्तों की तलाश कर रहे हैं या पुराने दोस्तों से अपनी दोस्ती और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम IMF के चंगुल से बाहर आ सकते हैं? क्या हम जो दुनिया का चौकीदार है उससे हम इस वक्त हम इस पोजीशन में है कि उससे हम कोई लड़ाई मोल लें? तो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लिंक्ड विद इंटरनल पॉलिटिकल एक्टिविटी, सिक्योरिटी एक्टिविटीज और जनरली हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा विजन जो है उसको क्लियर होने की जरूरत है। अहम नुकात आपने उठाए। एजाज साहब, मैं इस पे आना चाहूंगा जो मजहर साहब ने नुकात उठाए थे कि हम तल्लुकात, हम जो हैं ज़ाहिर बात है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी को, और माजी में कोल्ड वॉर के दिनों में ब्लॉक्स बने हुए थे वाज़े तौर पे, और पाकिस्तान जो है वो उसका एक हिस्सा बन गया था अमेरिकन लेड ब्लॉक का।
अगेंस्ट द सोवियट्स, ज़ाहिर बात है, और ईस्टर्न यूरोप में भी उस वक्त उनकी जो है वो एफिलिएट कंट्रीज़ थी। मैं साबिक सोवियत यूनियन की बात करूँ। अब एक नया सिनेरियो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रूस का दौरा किया, उसकी टाइमिंग्स ऐसी बनी कि रूस ने यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में वोट हुआ, 193 में से 141 ममालिक ने हक में रूस के खिलाफ वोट किया। पाकिस्तान ने, चाइना और उसमें इंडिया भी शामिल है, उन्होंने एब्सटेन किया। तो आप इस हवाले से बताएंगे, पाकिस्तान ने एक पोजीशन ले ली है, तो उस पर मजहर साहब का फिर एक नुक्ता है कि क्या चौकीदार से, दुनिया के चौकीदार से अपनी जान बचाई जा सकती है, और ये जो IMF का चुंगल है, ये जो फैटिव की एक लटकती हुई तलवार है, इसके होते हुए पाकिस्तान की एक वाज़ेह पोजीशन लेना, कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैंने इस पे बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है जी, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जब इसी दोराहे पे 2 मरतबा माजी में आया, तो हमने उस वक्त एक पलड़े में अपना सारा वजन डाल दिया जी। और उसके बाद आपने देखा कि शॉर्ट टर्म में तो हमारी बड़ी पजीर आई हुई, हमें बड़ी जनाब वाह करते थे, लेकिन ऐसे दूररस नताइज खतरनाक निकले पाकिस्तान के लिए कि आज भी हम वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हम किसी वजह से ही इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान अब किसी कैंप में, किसी धड़े में, किसी उसमें शामिल नहीं होगा। आप जरा सोच लीजिए 1 मिनट के लिए कि हम अमेरिका के साथ जड़ जाते, तीसरी मरतबा फिर चले जाते हैं अमेरिका के साथ, फैटफ के भी मसाइल हल हो जाएंगे, IMF के भी हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो चीन के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, जो ऐसे वक्त में भी सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आया जब सख्त दहशतगर्दी की फिजा थी जी, और उनके साथ अभी मुस्तकबिल में बहुत कुछ होना है, इस तरह रूस और सेंट्रल, ये सारा का सारा दाव पे लग जाए। लेट्स से अब आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, आप कहते नहीं अब हम सिर्फ चीन और रूस के साथ रहेंगे, अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो भी आपको बेतहाशा नुकसान होगा, क्योंकि तजारती शरीक है वो हमारे, बहुत सारे उनके साथ रवाबत है हमारे, और आज से नहीं है, बड़े पुराने हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने ये सोच समझ के स्ट्रेटेजिक विजन जो ली है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल दुरुस्त ली है कि हम तमाम मुल्कों के साथ अपने कौमी मफाद के मुताबिक ताल्लुकात रखेंगे। मैं आपको बताऊं कि आपको कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। आप कह रहे तमाम ममालिक से ताल्लुकात रखें, कतई कलामी के लिए माजर, लेकिन जब इस तरह की वोटिंग से एब्सटेन करेंगे तो उससे वाज़ेह लकीर तो सर खिंच गई है ना। दोज हु आर साइडिंग विद US, जो पहला उनका स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, उन्होंने तो बड़ी सख्त लाइन ड्रॉ की अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट। हाँ, नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो पहले रोजे इस विजिट की टाइमिंग के ऊपर भी मैं नहीं ये इस्तदलाल को सही मानता कि जी पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान मुलतवी कर देता इस दौरा, या पाकिस्तान इसको कट शॉर्ट करके आ जाता, तो आपको क्या लगता कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती कि ये दबाव में हम फिर आ गए एक बार फिर। देखिए, हमने अपने ताल्लुकात रखने हैं, हम कौन कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करने। पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि हम अपनी, देखिए आपको याद होगा, आप उस वक्त अपने ये प्रोग्राम किया करते थे, मुझे याद है, सच तो ये है जी जी, तो उस वक्त आपने ये यमन का जब क्राइसिस हुआ था और हमने कहा कि नहीं, हमारी पार्लियामेंट ने फैसला किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो सऊदी अरब और UAE बड़े खफा हुए शुरू में, लेकिन बाद में वो समझ गए कि पाकिस्तान के अपना मफाद में फैसले किए पाकिस्तान के लिए। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि हमें, हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि जो वल्नरेबल मुल्क होते हैं हमारे जैसे, उनको कीमत अदा करनी पड़ती है, वो चीज जो भी चॉइस ले लेंगे। और आप सबसे बड़ा सबक यूक्रेन से सीखें। यूक्रेन एक बटी हुई कौम थी, उसके अंदर आधे रूस नवाज थे और आधे मगरब नवाज थे, और नतीजा ये हुआ कि वो मैदान जंग बन गया। इसी तरीके से पाकिस्तान भी आज एक डिवाइडेड हाउस है। पाकिस्तान की इक्तसाद बड़ी ही कमजोर है, इस वजह से दुनिया जो है वो आप पे दबाव ज्यादा डालना चाहेगी बनिस्बत हिंदुस्तान के। हालांकि हिंदुस्तान की पोजीशन जो है वो हमसे कहीं ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि रिस्की है, क्योंकि वो तो अमेरिका का इतना बड़ा हलीफ है जी। उसका रूस के साथ तो ताल्लुक रखना अमेरिका को बिल्कुल नहीं भाएगा, लेकिन उसके बावजूद भारत भी अपनी पोजीशन ले रहा है। तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखेंगे, बयानबाजी अलबत्ता नहीं होनी। ठीक है अमजद साहब, आपकी सर इस हवाले से क्या राय है? आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा और अमेरिका हमसे नाराज नहीं होगा और हम दोनों बैक वक्त जो बड़े ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात इस्तेवार कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू आर हिस्टोरिक डिसीजंस जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में लिए गए,
मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट थी, उसमें भारत ने तो बड़ा स्मार्ट प्ले किया और दोनों ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात थे, भारत के साथ, सोवियत यूनियन के साथ। आपको तो इल्म है, आपका तो जाहिर बात है एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, बड़े उनकी मिलिट्री आपस में टाइज थे, उनके असले में बहुत सा सोवियत साख का अभी भी पाया जाता होगा इंडिया के पास, और साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी बना लिया। क्या हम भी इस तरह मामलात को आगे चला सकते? देखिए, हमारा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हमें भी हिस्ट्री अपनी जो हमारे ताल्लुकात की तारीख रही है अमेरिका के साथ, उससे कुछ सबक सीखना चाहिए। वह ये है कि हम अमेरिका के इत्तेहादी थे और रशिया की नजर में, दूसरे जो ईस्टर्न कंट्रीज से, इनकी नजर में हम अमेरिका के इत्तेहादी जी। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका अपने मुफादात की वजह से कभी हमें सपोर्ट करता था, जब उसकी जरूरत नहीं होती थी वो नहीं करता। उसने थ्रू आउट इंडिया को नाराज नहीं किया। हम इसी में वॉर ऑन टेरर में, मेरा ख्याल है जितना इन्हिसार अमेरिका हम पे कर रहा था और दुनिया की किसी भी मुल्क पे नहीं था। हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल हो रही थी, हमारी सड़कें इस्तेमाल हो रही थी, हमारे एयरफील्ड इस्तेमाल हो रही थी और हम उनकी जंग भी लड़ रहे थे। लेकिन अमेरिका ने भारत को ले जाके वहां बिठाया अफगानिस्तान में, हमें नहीं, उसने वहां से अमन और चैन से नहीं रहने दिया। उनके नाक के नीचे भारत वहां से दवाई फिरता रहा, लेकिन वो उसको बर्दाश्त करते थे, बल्कि वो पर्दादारी करते थे। या खुद किसी लिहाज से मैं कह दूं कि उनकी टेसिट अप्रूवल इस चीज की थी कि ठीक है भारत करता है, करता रहे। अब इन हालात में आपको IMF में भी फंसा के रखा, आपको FATF में भी फंसाया हुआ है, और उसके अलावा भी आपने कोई थोड़ा बहुत डील अगर किया था उनसे, कोई F-16 देने, ये वो भारत के कहने पे उन्होंने नहीं दी जी। तो हम फिर किस बात के इत्तेहादी हैं? अब चीज ये है, जैसे चौधरी साहब कह रहे थे, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमारी चूंकि डिपेंडेंस रही है मगरबी दुनिया पे, उनके मालियाती इदारों पे खास तौर पे, तो हमें कुछ ना कुछ कीमत तो इसकी अदा करनी हो। लेकिन पहली दफा अमेरिका को भी ये एहसास हुआ होगा कि पाकिस्तान के तरफ से भी हमें किसी चीज पे इनकार आ सकता है जी। हमारी तरफ से उनको आदत यही थी कि जो कहेंगे हम उस पे हाँ में हाँ मिलाएंगे। वो डू मोर वाली जो बात होती है, वो तो एक अलग दुख है ना कि आप एक चीज कर दें तो उनका मुतालबा अगला एक तैयार आगे खड़ा होगा, वो डू मोर वाली कहानी शुरू हो जाएगी। यानी आपको कभी भी वो किसी एक जगह पे आप कोऑपरेट कर दें, उस पर वो इत्तफा नहीं करेंगे, उसमें आपको फिर धकेलते रहेंगे। तो कहीं तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी थी कि ये नाफिज ना। तो एक तो वो भी था, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा शोर आफाक जुमला, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, अब अगर आपने उनको डिफाई किया है बावजूद इसके कि यहाँ पे कहते हैं कि जी 22 कम से कम एम्बेसडर्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, जिन्होंने आपको कहा कि जनाब आप कंडेमनेशन करें रशिया की, हमने नहीं की। और मैं एक ट्वीट जो कि शीरी मदारी ने की है, मैं बड़ा सराहता हूं उसको। उन्होंने कहा कि ये कंडेमनेशन आप जो कह रहे हैं वो सिलेक्टिव है। क्या यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो कश्मीर में वायलेट नहीं हो रहा? यस। क्या यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो इजराइल वायलेट नहीं करता? और कई जगहों पे, और खुद अमेरिका ने वायलेशंस की हैं। यूनाइटेड नेशन की इजाजत के बगैर जाके इराक पे जो चढ़ाई की थी, क्या वो लीगल उनका था वो एक्शन? इन सारी चीजों में पाकिस्तान ने दर हकीकत एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है कि हम उस सिलेक्टिव काम में हम नहीं घुसेंगे। अगर आपने क्रॉस द बोर्ड सबकी यूनाइटेड नेशन चार्टर वायलेट करने पे सबको कंडेम करना है तो बिल्कुल हम रशिया को भी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ कहें इसलिए कि रशिया के साथ आपकी मुखासमत है, आपकी दुश्मनी, और आप रशिया को कंडेम करवाना चाहते हैं हमसे, ठीक है, और जहां हमें प्रॉब्लम है वायलेशन की, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर, वहां आप बिल्कुल चुप हैं, तो हम क्यों करें? ठीक, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दुरुस्त है, हमें इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये पॉलिसी आपको पे करेगी। मैं मज़हर साहब, आप हैं हमारे साथ? उससे आजाद समझे। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, सर ये सिलेक्टिव बात हो रही है, सिलेक्टिव कंडेमनेशन की बात हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूक्रेन और रशिया वार, चूंकि आपने खुद कहा कि इतना बड़ा तनाजा चल रहा है और कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पर नहीं मौजूद या मीडिया हाउसेस, उनकी शायद उस तरह तवज्जो नहीं है कि इसको वहां से रिपोर्ट किया जाए। लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई, मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े मुतवाज़न आपके ख्यालात भी होते हैं। उसमें बड़ी सिलेक्टिव और रेसिस्ट किस्म की रिपोर्टिंग हुई है, और हम देख रहे थे उस पर सोशल मीडिया पे बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है, जिसमें जो इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो यूक्रेन से लोग मुहाजिरीन बन के जा रहे हैं तो पोलैंड को उनको समो लेना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ये कोई सीरिया या अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज नहीं है, ये सफ़ेद फार्म, नीली आंखों वाले क्रिश्चियन मजहब के आपके अपने ही लोग हैं जो कि माइग्रेट करके मुहाजिरीन बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द वॉर। तो सर इस सहाफत को मैं आपसे जानना चाहूंगा
कैसे इसको इसकी कंडेमनेशन करनी चाहिए कि इतनी नस्ल परस्ती इतनी वाज़े तौर पे, जबकि सहाफ़ी का काम तो ये होता है कि वो सिर्फ रिपोर्ट करता है, ये सांप के लायके नहीं लगाता नीली आंखें, सफेद रंग और मजहब का बार बार उसका तस्करा करना। मजहर अब्बास साहब जी अनवार, इसका जवाब देने से पहले जो अभी एजाज साहब भी और शोएब साहब भी बात कह रहे थे, देखिए कौमें अगर अपने अपने पैरों पे खड़ी होती है ना जी, तो वो किसी को आंखें दिखाने की पोजीशन में होती हैं। प्रॉब्लम हमारी यही रही, हम 70s में तकरीबन उस ब्लॉक से निकल आए थे जी। हमने सीटो सेंटो से निकल आए, हमने नैब में चले गए, फिर हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यूनाइट किया, फिर हमने इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, और फिर 77 के बाद हम वापस उसी ब्लॉक में चले गए। यस, वहां हमने कोई पोजीशंस को, हमारा मसला ये कि हम चूंकि इकोनॉमिकली इतने डिपेंडेंट हैं, जब तक आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, आप अपने बलबूते पर खड़े नहीं होंगे, कोई भी दुनिया की ताकत जो है उसके सामने आप खड़े रहने की पोजीशन में नहीं होंगे बहुत लंबे अरसे तक। प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बाकी जब हम ये तासुर देते हैं कि हम किसी ब्लॉक में नहीं है, तो हमें इस तासुर को फिर साबित करने की जरूरत है। ठीक। और इसमें सिर्फ यही नहीं कि हम किसी ब्लॉक में नहीं है, मसला ये कि आप किसी ब्लॉक में नहीं हो लेकिन आप अपने ब्लॉक में तो हो। आप अपने आप को तो कम से कम स्ट्रॉन्ग करें। आपके यहाँ तो इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसमें आपकी पोजीशन बड़ी डिफिकल्ट है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपके यहाँ ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी हो, आपके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि हम फिर दुनिया में कोई भी मुल्क हो जब वो बात करे तो उससे हम इक्वल टर्म्स पे बात करें। ठीक। दूसरी बात ये जो मीडिया के हवाले से, देखिए एक तो वॉर में हमेशा सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रुथ की होती है जी। सारी सच्चाई कभी भी नहीं पता चलती वॉर के अंदर। अब मैं इस पूरे क्राइसिस में मैंने देखा, मैंने बीबीसी को देखा, मैंने CNN को देखा, मैंने अल जजीरा को देखा। अगर आप इन तीनों की रिपोर्टिंग में बाकी कमेंट्स की बात नहीं कर, रिपोर्टिंग देखें तो बाय एंड लार्ज मुझे फेयर रिपोर्टिंग नजर आती है तीनों में। अल जजीरा में की डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी होती है इस हवाले से, और मैं जब फिर अपने चैनल्स को देखता हूं तो मुझे बड़ा वो होता है कि हमारे यहाँ इन चीजों पर तवज्जो ही नहीं है। दूसरी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये जो बायस है ये आपको हर जगह नजर आएगा। ये बायस आपको पैलेस्टाइन में भी नजर आएगा जब आप रिपोर्ट करते हैं, उधर से रिपोर्ट करते हैं। एंगलिंग जो है वो जाहिर है एंगलिंग हर जगह नजर आती है और बड़ी वाज़े तौर पे एंगलिंग नजर आती है उसमें। तो ये है अनफॉर्चुनेट है, और बिल्कुल किसी भी तरीके से कहीं से भी हो रेसिज्म को कंडेम करना चाहिए। और जो इस तरह के फैलाते हैं वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं होते, वो किसी एक खास एजेंडे के तहत गए हुए होते हैं। और सोशल मीडिया तो जाहिर एक अनएडिटेड मीडिया है, अनकंट्रोलेबल, लेकिन उधर अगर कोई रिकग्नाइज जर्नलिस्ट इस तरह की डिबेट में हिस्सा लेते हैं तो वो हाईली कंडेमनेबल है। अहम नुकता आपने उठाया। मैं आपसे जानना चाहूंगा एजाज साहब, अगर इस पे भी आप कुछ कमेंट करना चाहे, जो मैंने मीडिया के रेसिस्ट एटीट्यूड की बात की, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल में इस्लामिक फोबिक उस चीज़ में ही आता है, क्योंकि सीरिया, अफगानिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री का रेफरेंस दिया गया। दूसरा, जो मजहर अब्बास साहब ने बात की, चूंकि आप पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, कितना इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप वहाँ पर मिल रहे होते हैं अपने काउंटर पार्ट से, कि जो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल है, ज़ाहिर है हर मुल्क की उस पर नज़र होती है। तो आप समझते हैं कि अगर हम दाखिली तौर पर मुनक़सिम होंगे, तकसीम होंगे, सियासी मामलात पे, कौमी मफादात पे, इक्तिसादी अमूर पे, उसका रिफ्लेक्शन जाता है और फिर वो वहाँ पर उस पर राय बनती है। चूँकि आपने ये एम्बेसडर रहे हैं बड़े अहम कैपिटल्स में, अमेरिका में आप रहे हैं, उसको देख के फिर ताल्लुकात वज़ा किए जाते हैं एजाज साहब। और कितना अहम है हमारा कौमी उमूर पे, बिलखसूस खारजी उमूर पे कम अज़ कम अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड एक होना। ये मजहर साहब की बात 100% सच है। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत, पाकिस्तान की इक्तिसाद पे, पाकिस्तान के दिफा पे, पाकिस्तान की सलाहियत पे, पाकिस्तान की सियासत पे डिपेंड करती है। आपकी खारजा पॉलिसी आपकी दाखिला पॉलिसी का इनेकास है। इस वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का अनाउंस किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब हमारी
इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैरामाउंट होगी, तो सच्ची बात बताऊं मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी हम सारी बहसीत कौम दिलो जान से उस पर लग जाएं, क्योंकि अगर घर में दाने नहीं हो गए तो कोई दुनिया का मुल्क आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हमने इसको बारहा देखा है, होते देखा है। तो ये आपकी बात और मजहर साहब की बात से मैं बिल्कुल सद इत्तेफाक करता हूँ। काश हमारे सारे सियासतदान, हमारे जुडिशरी, हमारी फौज, हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये सब एक कॉम्पैक्ट बनाएं कि हमारे खारजा अमूर पे और इक्तिसादी अमूर पे हम कोई किसी किस्म का सियासत नहीं करेंगे। ये एक हमें चार्टर चाहिए या कॉम्पैक्ट चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक मुआहिदा हो जाए। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जो आपने मीडिया के हवाले से बात की थी। अभी एक और प्रोग्राम में कहीं बात हो रही थी कि मैंने खुद तो नहीं देखा था उसका, लेकिन वहां उन्होंने जिक्र किया कि वैसे तो ये सारा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया बड़ा आज़ाद समझा जाता है, क्योंकि जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना मवाद डाला जाता था और हम कहते थे, वो कहते थे नहीं ये तो आज़ाद है, हम हटा नहीं सकते इनको। पता चला कि उन्होंने रूस के सदर की तमाम तकरीरें, तमाम चीज़ें यानी एकदम से हटा दी सारी की सारी। तो वो इससे साफ नजर आता है कि तासुब जो है वो मौजूद है। और ये भी याद रखिए कि ये सब चीज जिन्होंने बनाई है, यानी इंटरनेट जिनके कंट्रोल में है, हम तो अब सारे इसके आदी हो गए हैं ना, व्हाट्सएप और ये वो जिनके कंट्रोल में है वही काबू करना जानते हैं। हम तो सिर्फ यानी जी तो इस वजह से ये जहन में रहना चाहिए कि मैं जिस तरीके से भी देखूं अनवार साहब, जहां से भी घूम के देखूं, बात एक ही पे आगे ठहरती है कि हम बहसीयत कौम मजबूत होंगे तो हमारी शान इज्जत बढ़ेगी, लोग हमें संजीदगी से लेंगे। और अगर हम नहीं होंगे तो फिर आप देखेंगे कि हमारी इज्जत जो है वो नहीं होगी। जन साहब, इस पे आप ऐड ऑन करना चाहे? वैसे तो हमने जबरदस्त जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वजह कर ली है, आप इस पे ऐड करना चाहे? जी सर, जन साहब प्लीज गो। मैं ये चाहता हूं जी मेरे नुक्ता निगाह से जब तक इंटरनेशनल मैटर्स पे या और भी जो हम फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हैं, इन पे कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस नहीं रखेंगे, हम हमेशा दुनिया में हम डिवाइडेड नजर आएंगे। इसके फॉर एंड अगेंस्ट जो है वो बातचीत चलती रहेगी। होना ये चाहिए, जहां हम मार खा रहे हैं और जहां हमने काम नहीं किया, वो ये कि हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं किया। पार्लियामेंट हमारी रिडंडेंट रही है, बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। हुकूमत का फर्ज है कि वो ऑपोजिशन को अपने सिस्टम का हिस्सा समझे और उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करे, क्योंकि निजाम चलाना है मुल्क का आपने जी। अगर आप उसको जाती दुश्मनी की तरह बना लेंगे तो वो पार्लियामेंट चल नहीं सकेगी। नतीजा ये कि आप और किस जगह आप अपना नेशनल कंसेंसस और क्या तरीका आपके पास जाहिर करने। एक पार्लियामेंट में आके आप देखिए कि आप अमेरिका के सामने खड़े हुए, जरदारी साहब का दौर था और आपने उनका रास्ता बंद किया, आपने कहा जी कि हम आपकी ये सप्लाई लाइन बंद कर रहे हैं, सलाला इंसिडेंट क्योंकि के आपने बाद सलाला में ये काम किया। जी तो आपकी पार्लियामेंट का फैसला था। इसी तरह जो यमन पे आपने फैसला किया, ये पार्लियामेंट का फैसला था। तो एक नेशनल कंसेंसस नजर आता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है कौम के, वो ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एब्सोल्युटली नॉट वाला किस्सा भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया। मैं समझता हूं उस पर कंसेंसस हो सकता था, लेकिन होना यही चाहिए था कि ये चीजें पार्लियामेंट से कहलवाई जाती तो बड़ा अच्छा होता। वो आपका एक इम्पैक्ट बहुत मजबूत किस्म का जाता। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब एक इंडिविजुअल की तरफ से जाता है तो उस हुक्मरान के खिलाफ बाहर की कुव्वतें खड़ी होना शुरू हो जाती, उनको खटकना शुरू हो जाता है कि ये वो आदमी है जो हमें डिफाई कर रहा है, बाकी तो नहीं करता। मेरा ख्याल है कि हमने ये बड़ी गलती की कि पार्लियामेंट को हमने फाल नहीं रखा और नेशनल इश्यूज के ऊपर, इवन इकोनॉमी में आपको बड़े सख्त फैसले करने होंगे। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक टेन्योर का काम नहीं है कि आप $130 बिलियन का कर्जा और उससे जान छुड़ा लेंगे 2-2.5 साल में या 3 साल में। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। सर, मजहर साहब को मैं शामिल करूंगा। जन साहब, इस नुक्ते भी अहम नुक्ता है। मजहर साहब, मैं आपसे सुनूंगा, एक तो पार्लियामेंट का जिक्र किया कि उनका वो मुतहर्रिक रोल नहीं अदा किया नेशनल इश्यूज में। मैं मीडिया का भी जानना चाहूंगा आपसे, क्या मीडिया भी इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है? इस तरह के मुबाहिसे करवा के, इस तरह की डिबेट्स करवा के, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, मतलब कि उसमें पड़े बगैर, सेंसेशनलिज्म में पड़े बगैर या एक दूसरे को इल्जाम तराशी में पड़े बगैर, इन पे अगर डिबेट कराई जाए और मुतबादिल तजवीज़ सामने लाई जाए सोल्यूशन बेस्ड,
उससे भी एक नेशनल नैरेटिव बन सकता है ऑन फॉरेन पॉलिसी। जैसे आप कह रहे थे कि जी हमने तो कोशिश की, हम ब्लॉक से निकल गए थे, फिर हम जब वो अफगानिस्तान जहाज शुरू किया और फिर उस पर हम दोबारा अमेरिका के पार्टनर बन गए, फिर 9/11 में बिल्कुल उलट चीज में उनके साथ मिल गए। मीडिया इस पे क्या अपना एज ए फोर्थ पिलर रोल अदा कर सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि मीडिया के हवाले से एक नेशनल पॉलिसी बनने की जरूरत है। और वो पॉलिसी क्या हो, ये नहीं कि आप दोबारा जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दे, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो पीटीवी को भी कम से कम, असलम अजहर साहब ये जरूर कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से एडिटोरियल इंडिपेंडेंस मिले। असल चीज क्या है? असल चीज ये कि जो आपका रेटिंग सिस्टम है इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। जब तक आप रेटिंग रेट रेस पे चलते रहेंगे तो जाहिर है आप कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे कि आपके नेशनल इश्यूज क्या हैं, आपके इंटरनेशनल इश्यूज क्या हैं। इस पे जब भी आप कोई शो करेंगे उसकी रेटिंग भी नहीं होगी, रेटिंग नहीं होगी तो चैनल को कमर्शियल लॉस होगा। जब तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी कि रेटिंग सिस्टम्स को इस तरह किया जाए कि कंटेंट भी हो, और उसमें जब आप इस तरह के प्रोग्राम करें, आप देखें ना एजुकेशन पे कहीं आप प्रोग्राम देखते हैं, ठीक कह रहे हैं, कहीं आपने देखा कि सिविक इश्यूज पे कोई इस तरह के शोज होते होंगे? नहीं होते होंगे। इसलिए कि इस वक्त खास तौर पे पाकिस्तान में भी, इंडिया की तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है प्राइवेट टीवी चैनल के हवाले से, लेकिन हमने भी कभी भी, हम बिल्कुल सिवाय पॉलिटिक्स के और कभी कभी किसी हद तक स्पोर्ट्स के, हम कोई संजीदा ना जर्नलिज्म कर रहे हैं, ना संजीदा, चाहे वो प्रिंट का हो या इलेक्ट्रॉनिक का हो। हमारी यहाँ संजीदगी इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम एवॉल्व किया गया है, वो फाइनेंशियल सिस्टम जो एवॉल्व किया गया है, वो ये किया गया है कि जी कितने लोगों ने इस प्रोग्राम को व्यू किया, यानी कितने लोगों ने ये प्रोग्राम देखा, उस पर रेटिंग मिलती है, उस पर कमर्शियल मिलते हैं। अब देखना है तो ये है कि जहां हंगामा हो रहा होता है, मैं जाहिर है मेरा रिमोट रुक जाता है, जहां सीरियस डिस्कशन हो रहा होता है वहां मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि उसकी रेटिंग नहीं आती। तो जब तक इस रेटिंग सिस्टम को बेहतर नहीं किया जाएगा, कभी भी आपके यहाँ मीडिया के, प्राइवेट मीडिया इंडस्ट्री में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, ये याद रखें। इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, कंटेंट को भी, और कुछ परसेंटेज लाजमी तौर पे ये दी जाए कि उसमें इस तरह के शोज हों जिसकी भले रेटिंग ऐसी ना हो, लेकिन वो शोज करवाने जरूरी हो, करने जरूरी हो, उस तरह के प्रोग्राम। अब इसमें जी, इसमें मेरा सवाल ये था, जैसे हमने देखा जब पीका का तरमीमी ऑर्डिनेंस एक्ट आया तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी और मीडिया मुतहरक हुआ जो होना चाहिए। ये जो इश्यूज हैं ये आप अक्सर उठाते हैं, इस पर क्यों कर मीडिया मालकान, आप जैसे सीनियर मीडिया प्रैक्टिशनर्स और लोगों का इत्तेफाक नहीं होता और खुद से ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं होता अनवार, इसलिए नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट हर सूरत में मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। जब तक ये पॉलिसी गवर्नमेंट के, सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट, जब तक ये चीज इनके दिमाग से नहीं निकलेगी कि भाई मीडिया, आज दौर में मीडिया कंट्रोल नहीं किया जाता, मीडिया को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है चीजों को, ताकि आपके लिए चीजें बेहतर हों। हम उस रेस में चले जाते हैं। हम इस रेस में नहीं जाते कि मीडिया को किस तरीके से हम नेशनल मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, और वो लाने का तरीका यही है कि हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हेल्प आउट करें, और वो इसी तरह हो सकता है कि हम अपने रेटिंग सिस्टम को बेहतर करें। जब तक आप अपने रेटिंग सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे उस वक्त तक चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। बहुत आम नुक्ता उठाया है। टुवर्ड्स द एंड एजाज साहब, चूंकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज को हेड कर रहे हैं, एक तरह से एक थिंक टैंक है, आप समझते हैं हमारे थिंक टैंक्स को भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करके फॉरेन ऑफिस और गवर्नमेंट को देनी चाहिए, उसमें सजेशंस आनी चाहिए कि ये जो मौजूदा हालात हैं उसमें बेस्ट वे फॉरवर्ड या कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो जरा इख्तिसार से हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और उसमें उस इनपुट को कितना पॉलिसी का हिस्सा भी बनाया जाता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग? देखिए, जब से ये थिंक टैंक्स की एक पाकिस्तान में इसको पजीराई मिलनी शुरू हुई है, तो ये सिलसिला तो शुरू हो गया है। मैंने देखा है कि अब हुकूमत और एकेडमिक्स में और थिंक टैंक्स में जो राब्ता है वो बढ़ गया है। अच्छा। और उसकी वजह से उनकी अपनी जो सोच है, पॉलिसी की जो ऑप्शन है वो बढ़ती जा रही है। मैंने ये सवाल कतकलामी की माजरत इसलिए किया कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस की टाइमिंग्स पे बड़ी बहस हो रही थी मीडिया में और सियासी हलकों में भी, तो इसलिए मैंने कहा उसमें भी इनपुट लिया जाता है कि जी इस मौजूदा इंटरनेशनल सिनेरियो में दौरा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद
रूस के दौरे से कबल कोई 8-10 लोग बुलाए, जिसमें मैं भी शामिल था। अच्छा। और उसके बाद जब उससे पहले चाहे चीन के दौरे से जब वापस आए हैं तो उस वक्त भी उन्होंने बुलाया, मैं उसमें भी शामिल था। तो ये यानी अपनी थिंक टैंक्स की हैसियत से और फॉर्मल फॉरेन सेक्रेटरी के होने की हैसियत से तो ये सिलसिला शुरू हो गया। अभी वजीर खारजा साहब की तरफ से पैगाम आया था कि सोमवार को वो सारे फॉर्मल फॉरेन सेक्रेटरी को बुला रहे हैं तीनों चारों इश्यूज के ऊपर। तो ये बहुत ही खुश आइंद है, इससे हमारी पॉलिसी बेहतर आएगी और कंसेंसस बनेगा। बट मैं जनरल शोएब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। कौमी इत्तेफाक राय खारजा पॉलिसी के तमाम अमूर पर रखना, उससे हमें हमारी पॉलिसी में ताकत आएगी और लोग हमें ज्यादा संजीदगी से। दैट्स इंपॉर्टेंट। इसी अहम नुक्ते पे हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। आपने कहा कि कौमी इत्तेफाक राय पे जो है कौमी इत्तेफाक राय को बनाएंगे तो उससे एक बड़ा जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान के हवाले से जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आपका, मजहर अब्बास साहब आपका। पुरमग़ज़ और हमारी जानदार गुफ्तगू हुई। जो उज़्बेकिस्तान के सदर का दौरा है पाकिस्तान है, फिर जो यूक्रेन रशिया की सूरत हाल है, जो आलमी पैमाने हैं, सिलेक्टिव कंडमनेशन, सिलेक्टिव जर्नलिज्म और जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म को कैसे अब इवॉल्व करना चाहिए। माशाल्लाह इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्रीज और आम इशूज़ पे मुबाहिसे कराने चाहिए, उन पे आपने मुख्तलिफ आराम पर मबनी गुफ्तगू सुनी। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी प्रोग्राम दस्तक में। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।